हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। आज हम लोगों के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की कौन सी क्लास है, 11वीं क्लास है। अगर आप अभी तक आप लोगों ने वो 10 क्लासें ना देखी हो तो देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लीजिए। आपको क्लासें क्या करनी है, क्रम से देखते चलने हैं, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हम लोगों के 3 चैप्टर मैंने आपको करा दिए। हम लोग के 3 चैप्टर हो चुके हैं। तब आप लोगों को क्या करना है, चौथा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है तो इसके भी नोट्स बनाने हैं और पढ़ते चलना है साथ साथ। जो हम लोग आज का चौथा चैप्टर है उसका नाम क्या है, चैप्टर कौन सा है, चौथा, शिक्षण के सूत्र। ठीक, यानी मैजिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक, तो हम लोगों को जो शिक्षण के सूत्र हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलना है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपने आज के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। कह रहा है शिक्षण के सूत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में। शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी सूझबूझ, सुझाव एवं मार्गदर्शक दिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं, वही शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने, यानी क्लास में जो अध्यापक होते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक लोग होते हैं, ने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी जो शिक्षा होती है इसको क्या प्रभावित करने के लिए, मतलब कि बच्चे क्या हों, प्रभावित हों और बच्चे क्या करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बनाने के लिए अपनी सूझबूझ, सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। यानी शिक्षक और अध्यापकों ने, मतलब शिक्षक और अध्यापक वही, और इसके बाद मनोवैज्ञानिक यानी जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, इन्होंने क्या किया, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने क्या किए, नियम दिए, विधियाँ दी, बताया किस तरीके से क्या करना है, पढ़ाना है। तो यही सब क्या है, हमारे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को क्या किया, एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते। कह रहे हैं एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषय या पाठ का ज्ञान कराना। क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक या अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़रूरी कार्य क्या है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार, मतलब कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो और उसका जिज्ञासा हो तो उसी विषय या पाठ का ज्ञान कराना। मतलब कि बच्चे के अनुसार चीज़ों को कराना है कि बच्चे को जो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट हो तभी तो समझ पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषय या पाठ का ज्ञान कराना, ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझना तथा विद्यालय में ऐसी कक्षा परिस्थितियां एवं कक्षा वातावरण तैयार करना जिससे बच्चे अधिगम क्रियाएं एवं अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। यानी किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, टीचर की है। टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है कि विद्यालय को क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमको मतलब चलाना चाहिए और इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि इस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट हो कि बच्चे क्या हों, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, और बच्चों के अनुभव यानी बच्चों ने जो पहले से सीख रखा हो तो उसी से रिलेट करके पढ़ाना है चीज़ों को, यानी दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए कि बच्चे जो रोज़ देखते हों, जो रोज़ सुनते हो तो उसी से रिलेट करते हुए बच्चों को क्या करना है, पढ़ाते हुए चलना है। तो वही कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषय या पाठ का ज्ञान मतलब पाठ का ज्ञान कराना, बच्चों की रुचि एवं इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक, पाठ का ज्ञान कराना, ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझना तथा विद्यालय में ऐसी कक्षा परिस्थितियां एवं कक्षा वातावरण तैयार करना जिससे बच्चे अधिगम क्रियाएं एवं अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। क्या करना है, वातावरण इसी तरीके का बनाना है जिससे बच्चे क्या हों, क्रियाएं के द्वारा और मतलब सीख सकें अच्छे तरीके से करके। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शिक्षण के सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण के सूत्र हैं वो किस पर आधारित होते हैं, बाल प्रकृति पर। ठीक, यानी बालक के अनुसार होने चाहिए। ठीक, मतलब बालक किस तरीके से कार्यों को कर सकेगा उस हिसाब से हमको क्या करना है, शिक्षण के मतलब इस तरीके से शिक्षण देना है बालकों के अनुसार। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर एक बार अब मतलब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शिक्षक को ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी होना जरूरी है। इन सूत्रों के द्वारा बच्चों को सरलता व सहजता से पढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि जो टीचर होते हैं यानी अध्यापक होते हैं शिक्षक, उनको ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान मतलब ज्ञान के साथ साथ ही क्या होना चाहिए, शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों सरलता से यानी इजी तरीके से और सहजता से पढ़ाया जा सके। यानी टीचर को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की ट्रिक जो होती है मतलब किस तरीके से सरल तरीके से पढ़ा सकें, इनके बारे में भी क्या होना चाहिए, शिक्षक को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, अब चलिए एक हमारे मनोवैज्ञानिक है रेमंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। जो रेमंड नामक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो पथ प्रदर्शन करते हैं। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अब जाने जैसा सिद्धांत दिया होगा उसी हिसाब से तो फिर क्या होगा, टीचर पढ़ाएंगे, फिर उसी हिसाब से बच्चे क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो वही कहा गया कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। हमारे कौन से मनोवैज्ञानिक थे, ये थे रेमंड के अनुसार। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कौन हमारे मनोवैज्ञानिक आ गए, फ्रोवेल के अनुसार। ये फ्रोवेल हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं इसका उद्देश्य क्या है शिक्षण का, कि अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। यानी जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को अधिक से अधिक क्या हो, प्राप्त हो सके। तो वही कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके, ना कि खोना, ना कि कम हो। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। क्या करेंगे, जो शिक्षण सूत्र होते हैं इनके माध्यम से बच्चों को क्या होती है, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है और इजी तरीके से मिलती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले शिक्षण सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अगर आ जाए कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, तो शिक्षण कार्य को क्या करना है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सूत्र क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण को यानी शिक्षा को, मतलब कि एक उद्देश्य नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या करना है, तो जब तक वहाँ तक मतलब पहुँचाने का जो कार्य होता है वो सब क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण सूत्र के माध्यम से क्या होता है, बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है। ठीक, तो वही कहा गया कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। जैसे आप लोग अभी बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड मान लीजिए, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टीचर बनना है। जब तक आप टीचर मतलब बनोगे तो ये सब किसके द्वारा होगा, शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही तो होगा, मतलब टिक्की के माध्यम से कि आप कितने अच्छे तरीके से कितने ईजी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो शिक्षक हो गई, हम लोगों की बुक हो गई, लेकिन बुक को कितनी सरल भाषा से समझ सकते हो, तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होगा, शिक्षण सूत्र के माध्यम से। तो वही कहा गया कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों के आ जाए कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाने वाले सूत्र क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा है शिक्षण एवं शिक्षण सूत्र, यानी शिक्षण क्या होते हैं और शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, यानी टीचिंग एंड मैजिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक, यानी टीचिंग एंड मैजिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक, ये क्या है, शिक्षण एवं शिक्षण के सूत्र। चलिए अब जानते हैं कि शिक्षण क्या होते हैं और शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षण सूत्र शिक्षक को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक और रचनात्मक बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण सूत्र होते हैं ये शिक्षण को यानी शिक्षा को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक तथा रचनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिव। ठीक, तो मतलब बच्चों की रुचि के अनुसार, अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर नहीं बन पाएगा। तो वही कहा गया है कि शिक्षण सूत्र शिक्षक को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक और रचनात्मक बनाते हैं। यानी बच्चा का इंटरेस्ट कैसा है उसी के अनुसार क्या होगा,
रचनात्मक यानी क्रिएटिव बनाते हैं। तो इसमें मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे की रुचि के अनुसार कि बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी तो अच्छे से हो पाएगा। तो वही कहा गया कि शिक्षण सूत्र शिक्षा को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक और रचनात्मक बनाते हैं। ठीक, यानी बच्चों की इंटरेस्ट के अनुसार कि बच्चों को इंटरेस्ट किस चीज़ में, बच्चों को इंटरेस्ट बैठ के बुक पढ़ने में कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सीखने में, तो वही कहा गया। तो बच्चों के अनुसार ही क्या होगा, आज जल्दी होगा, मतलब बच्चे जैसे पढ़ना पसंद करेंगे उसी हिसाब से जल्दी सीख जाएंगे। तो बच्चों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। कह रहा है शिक्षण का अर्थ। अब चलिए शिक्षण के अर्थ को जानते हैं। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित करना, जिसमें शिक्षण सूत्र मदद करते हैं। शिक्षण सूत्र किसमें मदद करते हैं, अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित करना, व्यवस्थित मतलब अच्छे तरीके से करना, इसमें शिक्षण सूत्र मदद करते हैं। ठीक, यानी जो हमें मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने की प्रक्रिया में जो व्यवस्थित ढंग से करते हैं वो कौन करते हैं, शिक्षण सूत्र मदद करते हैं। यानी शिक्षा को सीखने में व्यवस्थित ढंग से और प्रभावशाली तरीके से बनाने में किसका योगदान है, तो ये शिक्षण का योगदान है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग शिक्षण सूत्र है। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण है वो एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है, शिक्षण सूत्र है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो तो आप लोगों को लक्ष्य तक पहुंचना है ना, टीचर बनना है। तो इसके लिए आप लोग पढ़ोगे, मान लो मेहनत करोगे, तो इसका जो मतलब किसके माध्यम से, यही जो कहा मतलब कहा गया कि शिक्षण सूत्र के माध्यम से पॉसिबल है। यानी शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग जो है वो क्या है, शिक्षण सूत्र ही है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं नए अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो बच्चों को कक्षा में किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये शिक्षण सूत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि नए अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चों को कक्षा में किस तरीके से पढ़ाएं। मान लीजिए कोई टीचर है जो आप लोगों की क्लास में आ गए तो वो नहीं जानते हैं ना, टाइम लगेगा बच्चों को समझने में। तो कहा जा रहा है कि जो नए अध्यापक आते हैं यानी न्यू टीचर आते हैं तो उनके सामने क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या होती है कि बच्चों को किस तरीके से समझाएं। तो उनके लिए क्या शिक्षण सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए क्या है, टीचर को शिक्षण सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही कहा गया कि नए अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो बच्चों को कक्षा में किस तरीके से पढ़ाएं। तो ये शिक्षण सूत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टीचर के लिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण सूत्र यानी मेन मैगजीज्म ऑफ टीचिंग। ठीक, प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। चलिए अब प्रमुख शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। ये सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब क्या है, विश्वास करने योग्य है। ठीक, तो शिक्षण सूत्र हैं, कुछ जानते हैं कौन कौन से होते हैं। कह रहा है शिक्षण सूत्र का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। यानी जो शिक्षण सूत्र होते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कक्षा शिक्षण में, यानी क्लास में जब शिक्षा दी जाती है तभी किया जाता है। ठीक, तो हमारे शिक्षण सूत्र कितने हैं, शिक्षण सूत्र हैं हमारे 10। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन से हैं। जो पहला है वो हमारा आ रहा है सरल से कठिन की ओर। ठीक, यानी बच्चों को क्या करना है, पहले हमको सरल चीज़ बतानी है, इसके बाद क्या करना है, कठिन की ओर ले जाना है। कठिन से सरल नहीं, पहले सरल बताना है, तब क्या होगा, बच्चा कठिन चीज़ों को जान पाएगा। ये हमारा पहला शिक्षण सूत्र है। फिर हम लोग को जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी बच्चों को क्या करना है, पहले ज्ञात चीज़ बतानी है, फिर इसके बाद क्या करना है, अज्ञात की ओर ले जाना है। जैसे मान लीजिए क्लास में ये है तो पहले आप उसे रियल बताओगे कि बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं, इसके बाद फिर पहले ये चीज़ बता देना है, फिर उससे कहना बताओ आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो वो दिमाग लगाएगा ना, सोचेगा। तो वही कहा गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले उसको जो आँख के सामने दिखाई देता है उनके बारे में पूछना है, फिर वो पूछना है जो उसकी आँख में नहीं दिखाई देता है वो सोच के बताए। तो वही कहा गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद कहा गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, फिर इसके बाद कहा गया पूर्ण से अंश की ओर। सॉरी, इसके बाद कहा गया निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसके बाद कहा गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर है अगला विशिष्ट से सम्मान की ओर। ठीक, फिर इसके बाद कहा गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर इसके बाद कहा गया मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। ठीक,
फिर इसके बाद कह रहा है अनुभूत से मुक्ति युक्ति यानी तर्कपूर्ण युक्ति, और फिर कहा गया प्रकृति का अनुसरण। तो आई होप कि आप लोगों की जो 10 शिक्षण के सूत्र हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अभी तो मैंने आप लोगों को केवल बताया कि कौन कौन से होते हैं, फिर एक एक को उठाएंगे सरल से कठिन की ओर, ये क्या होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसके बारे में भी जितने हैं सबके बारे में डीप में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी ना। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन किए ले रहे हैं पूरा, ठीक। आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, आज मैंने आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण का सूत्र का मतलब यही होता है कि बच्चों को हमें क्लास में किस तरीके से शिक्षा करानी है, मतलब किस तरीके से दी जानी है। तो वही कहा गया शिक्षण के सूत्र, मतलब शिक्षण के भी कुछ नियम है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है जिससे बच्चों को क्या हो, अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको क्या करना है, एक बार में न समझ में आता है 2 बार क्लास को देखना है और समझते चलना है, चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आप लोग नहीं कर पाओगे। कह रहा है शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी सूझबूझ सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं। ये शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। यानी हमारे जो क्लास के टीचर हैं और मनोवैज्ञानिक यानी जो वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, सूझबूझ से अपने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ मार्गदर्शन दिए। तो यही क्या सब शिक्षण अधिगम कहलाते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को क्या हुई, एक विशेष दिशा प्रदान हुई, ठीक। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या दी है, विधियाँ नहीं करते हैं, अपने नियम बताएंगे किस तरीके से। इसके बाद जो हम लोग की क्लास में टीचर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, शिक्षण सूत्र के माध्यम से ये तो पॉसिबल हुआ। तो वह एक आ गया है कि शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सूझबूझ सुझाव एवं मार्गदर्शन दिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान की हुए शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, ठीक। तो जो ये शिक्षण है इसको विशेष दिशा किसने प्रदान की है, हमारे मनोवैज्ञानिक ने, और किसने, अध्यापकों यानी टीचर ने, ठीक। इसके बाद फिर क्या पढ़ा, फिर पढ़ा हम लोगों ने एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषय या पाठ का ज्ञान कराना। यानी एक टीचर जो होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चों की जिज्ञासा के अनुसार, यानी बच्चा की इंटरेस्ट किस तरीके से, उसी हिसाब से टीचर को क्या करना है, पढ़ाना है, तभी बच्चा जल्दी सीख पाएगा। तो वही कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि बच्चों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुसार विषय या पाठ का ज्ञान कराना। किसकी जिज्ञासा के अनुसार, बच्चे के अनुसार, ठीक। फिर कहा गया ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझना तथा विद्यालय में ऐसी कक्षा परिस्थितियाँ एवं कक्षा वातावरण तैयार करना जिससे बच्चों अधिगम क्रियाएं एवं अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। क्या कहा गया है कि क्लास के एनवायरनमेंट भी इसी तरीके का होना चाहिए जिससे क्या हो, बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक। इसके बाद फिर क्या कहा गया, शिक्षण के सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। बाल प्रकृति का मतलब क्या होता है, बालक के अनुसार यानी बच्चे के अनुसार। जो शिक्षण के सूत्र हैं वो किसके अनुसार होते हैं, बालक के अनुसार यानी बच्चे के अनुसार होते हैं और उसी पर आधारित होते हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है शिक्षण को ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि इन सूत्रों के द्वारा बच्चों को सरलता व सहजता से पढ़ाया जा सकता है। क्या करें, यानी टीचर को ज्ञान तो आना ही चाहिए, मतलब ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या होना चाहिए, शिक्षण सूत्र का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो, बच्चा सरल तरीके से और सहजता से यानी क्या कर सके, बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, सरल भाषा में समझ सके और बहुत आसानी तरीके से उसे ये न लगे कि हमें बोझ लग रहा है, एकदम सरल भाषा में पढ़ सके। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल होगा, शिक्षक के माध्यम से तो पॉसिबल होगा। जब शिक्षक सरल तरीके से अच्छे तरीके से समझाएंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से तो समझेंगे। तो वही कहा गया है कि शिक्षक को ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सूत्रों के द्वारा बच्चों को सरलता व सहजता से पढ़ाया जा सकता है, ठीक। इसके बाद हम लोग को जो मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं रेमंड। रेमंड ने क्या कहा, रेमंड कह रहे हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। क्या करें, जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी शिक्षण सूत्र के माध्यम से क्या होता है, बच्चों का लक्ष्य निर्धारित होता है, ठीक। इसी के सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है और बच्चे क्या करते हैं, उनका व्यवहार भी किसके माध्यम से होगा, शिक्षा के माध्यम से ही होगा, ठीक। तो उनके बातचीत के तरीके से ही बता देगा कि मतलब बच्चा किस तरीके से है।
ठीक। इसके बाद जो हम लोग के अगले वैज्ञानिक कार्य हैं वो फ्रोवेल के अनुसार ये क्या करें, ये करें शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। ठीक। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाती है। ये क्या करेंगे, जो शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को अधिक से अधिक पाना, यानी बच्चों को अधिक से अधिक क्या होता है, ज्ञान देना, ना कि खोना। बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, यही शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक। इसके बाद कह रहे हैं शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, यानी शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले जो सूत्र होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अगर आ जाए कि शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं एग्जाम में, तो आप लोग क्या लिखोगे, शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले जो सूत्र होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शिक्षण एवं शिक्षण सूत्र, यानी शिक्षण क्या होता है और शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। कह रहा है शिक्षण सूत्र शिक्षण को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक तथा रचनात्मक बनाते हैं, यानी जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो शिक्षण यानी शिक्षा को बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक तथा रचनात्मक बनाते हैं, यानी बच्चे की रुचि के अनुसार, यानी बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। जो बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो किसी चीज़ समझ में ही नहीं आएंगे, तो वही कहा गया। तो जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो बच्चों की रुचि के अनुसार अधिक रोचक तथा रचनात्मक बनाते हैं। इसके बाद चलिए अब शिक्षण का जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण का अर्थ कह रहा है अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित करना, जिसमें शिक्षण सूत्र मदद करते हैं। ये क्या करेंगे, जो शिक्षण अधिगम होता है अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित करना, जिसमें शिक्षण सूत्र मदद करते हैं, यानी अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित करना, यानी मतलब अधिगम यानी सीखना की क्रिया को क्या करना, व्यवस्थित ढंग से और प्रभावशाली ढंग से बनाना। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल होता है, शिक्षण सूत्र के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शिक्षण एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग शिक्षण सूत्र ही होता है। क्या करेंगे, जो शिक्षण होता है वो क्या है, एक निर्धारित लक्ष्य है और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्या है, शिक्षण सूत्र ही है, यानी शिक्षण सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या होते हैं, लक्ष्य तक पहुँचते हैं। आगे कह रहा है नए अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो बच्चों को कक्षा में किस तरीके से पढ़ाएं, तो ये शिक्षण सूत्र उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जब कोई नए टीचर आते हैं तो उनके लिए क्या होता है, नहीं पता होता है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो उनके लिए भी क्या है, बहुत ये शिक्षण सूत्र है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्रमुख शिक्षण सूत्र। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाता है। ये सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय है। ये मैंने आपको बताया। अब ये जो हम लोग के शिक्षण सूत्र होते हैं ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। पहला होता है सरल से कठिन की ओर, फिर होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फिर आता है पूर्ण से अंश की ओर, फिर आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फिर आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक। फिर आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फिर आता है मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर। ठीक। फिर आता है प्रकृति का अनुसरण। तो आई होप आप लोगों को मैंने दोबारा भी रिवीजन करवा दिया, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को उठाएंगे, यानी एक एक पॉइंट को उठाएंगे। सरल से कठिन की ओर क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, इनके बारे में बहुत डीप में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी और आपने क्या किए होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। हम लोग जो आप लोगों को नोट्स देते हैं ये बिल्कुल अपने हाथों से लिख के देते हैं, तो आप लोग भी क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। और आप लोगों को अभी तो मतलब कि हेल्प करेंगे ये आगे तक के आप लोगों को जो टेस्ट वेटेड नहीं होता है उसमें तक आप लोगों को ये नोट्स हेल्प करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक वीडियो को क्या करना है, दोस्तों तक शेयर करनी है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आप लोगों को क्या हो, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग सभी सब्जेक्ट पढ़ना भी से स्टार्ट कर दीजिए, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों की क्लास मतलब कि हम लोगों के चैनल में सारे सब्जेक्ट की क्लास क्या कर दी गई, स्टार्ट कर दी गई है पढ़ाना। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।